नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। पाठशाला में सुशांत सिन्हा अपनी क्लास के साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। इंडिया की हार में इंडी गठबंधन मोदी की हार देखता है, इस पर एक इलैबोरेटेड चैप्टर। वर्ल्ड कप की हार पर मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, वो कैसे हुआ ये भी आज आपके साथ होगा। 2 वर्ल्ड कप कांग्रेस ने जिताए या कपिल और धोनी ने? रोते शमी के सिर पर हाथ रखकर पीएम मोदी ने क्या कहा, इसका एक तफसील से चैप्टर होगा और वो लोग जो एजेंडाधारी हैं उनको करारा जवाब मिलेगा। वो मुकाबला जो पीएम मोदी को हर कीमत पर जीतना है, कौन सा मुकाबला है वो, एक चैप्टर इसका भी। और सुरंग में रेस्क्यू 9 दिन बाद नए प्लान से होगा चमत्कार क्या, ये एक चैप्टर आपके लिए खास। और नेहरू का वो काम जिसने गांधी जी की जीने की इच्छा खत्म कर दी थी, कौन सा था वो काम, ये चैप्टर भी आपके सामने आज रखूंगा। और न गेहूं न धान, सांप की खेती करने वाले मालामाल किसानों का ये चैप्टर जरूर देखिएगा। और धरती पर नर्क के द्वार और इंद्रधनुषी नदी का सच क्या है, एक चैप्टर के जरिए आज ये भी आपके सामने होगा। और किस्सा अनसुना नरेंद्र मोदी सफेद जूतों की चमक का राज क्या है, ये भी आज आप देखने वाले हैं पाठशाला में। लेकिन आज की पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। तो दिन भर की आज बड़ी खबरें कौन सी हैं? हलाल को लेकर क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, इस सर्टिफिकेशन को लेकर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, और हलाल सर्टिफिकेशन की जांच का काम एसटीएफ के हवाले, कैसे इस पूरे मामले पर सख्ती बरती जा रही है, कैसे बैन लगाने के लिए आज प्रशासन की टीम ने लखनऊ से लेकर लखीमपुर और बरेली से लेकर बांदा तक छापेमारी की, आपको बताऊंगा। और दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम रिचर्ड माल्स ने आज स्ट्रीट फूड का जायका लिया। इस दौरान उन्होंने एक ठेले पर नींबू पानी भी पिया। जब नींबू पानी के पैसे यूपीआई पेमेंट के जरिए किए गए तो ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी पीएम हैरान रह गए और वो भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां उन्हें जूनागढ़ से गोकुल सर्किल तक करीब 4.5 किलोमीटर का उन्होंने रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे तो सड़क के दोनों तरफ उनकी झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पीएम ने पूरे रूट के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। 25 नवंबर को प्रदेश की 199 सीटों पर मतदान है। प्रचार के अंतिम दौर में अब बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में एयरपोर्ट पर यूएफओ दिखने के दावे से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक चमकती हुई चीज 1 घंटे तक आसमान में उड़ती हुई रही, जिसके बाद इंफाल में आने जाने वाली कुछ फ्लाइट्स को कुछ देर के लिए रोका गया, जबकि कुछ उड़ानों का रूट बदला गया। सूत्रों के मुताबिक यूएफओ की तलाश में भारतीय वायुसेना के रफेल विमानों ने उड़ान भी भरी। और विशाखापट्टनम में समंदर किनारे उस वक्त हड़कंप मच गया जब पोर्ट पर खड़ी 40 बोट एक साथ जलने लगी और एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। अग्निकांड की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। नाव के मालिक भी पहुंच गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी शख्स बोट तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और शुरुआत की जांच में पुलिस ने बताया कि मामला तरफा प्यार का है। गोली मारने वाला आरोपी पीड़ित परिवार का पड़ोसी है। दोनों परिवारों के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इजराइल हमास युद्ध का आज 45वां दिन है और गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है।
अल शिफा अस्पताल के बाद अब इजराइल की सेना ने गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल की घेराबंदी तेज कर दी है। अस्पताल के बाहर लगातार गोलाबारी हो रही है। इजरायली सेना के हमले में वहां 12 लोगों की मौत की भी खबर है। वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिशेल मार्श की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। इस तस्वीर में मिशेल मार्श वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर अपना पैर रखकर बैठे नजर आ रहे हैं। फोटो में मार्श खुद सोफे पर बैठे हुए हैं और पैर रखे हुए हैं ट्रॉफी पर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने यह तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की है, जैसे कि यह बड़ी कोई बहादुरी की बात है। मार्श की इस हरकत को सोशल मीडिया पर लोग वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अपमान बता रहे हैं और अगर ऐसा माना जा रहा है तो इसमें कुछ भी नाजायज नहीं। तो बस कुछ ही देर बाद पाठशाला में सुशांत सिन्हा भी एंट्री कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुशांत सिन्हा की स्पेशल क्लास कुछ ही देर में आने वाली है, लेकिन तब तक पाठशाला में क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर हो रही राजनीति का चैप्टर। इंडिया की हार में इंडी गठबंधन मोदी की हार देखता है। वर्ल्ड कप की हार पर मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। 2 वर्ल्ड कप कांग्रेस ने जिताए या कपिल और धोनी ने, यह भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि उस समय कांग्रेस का शासन था और इसलिए वर्ल्ड कप जीते गए थे। तो वो कप्तान, वो खिलाड़ी जिन्होंने अपना दमखम दिखाया, पसीना बहाया, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, उस समय की जो रूलिंग पार्टी थी उससे जोड़ा जा रहा है। रोते शमी के सिर पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह भी आपके सामने होगा। उनका वहां जाना बनता था, फिर भी कुछ लोग क्रिकेट मैच के नाम पर उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एजेंडे से पीएम का फोकस डीरेल नहीं होता। एक लीडर के तौर पर उन्हें जो करना होता है वो पीएम मोदी जरूर करते हैं और इसी से पता चलता है कि लीडरशिप असल में क्या होती है। कैसे नरेंद्र मोदी ने इतने हमलों के बावजूद देश की सच्ची लीडरशिप को सामने रखा, कैसे एक टूटी हुई टीम को हौसला दिया, वो सबको देखना चाहिए। ये तस्वीर कोई भूल नहीं पाएगा। मोहम्मद शमी बच्चों की तरह पीएम मोदी से लिपट गए। पीएम मोदी ने भी शमी को ऐसे संभाला जैसे परिवार में कोई बड़ा छोटों को संभालता है। ये होती है लीडरशिप, ये होता है लीडर। जीत में सब साथ हो जाते हैं, हार में कोई साथ नहीं आता। लेकिन पीएम मोदी ने टीम को हार में अकेला नहीं छोड़ा। वो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम गए, वहां सबके दिल टूटे थे, सब निराश थे, मन उदास था, क्योंकि ये वो टीम जिसने 10 मैच जीते, लेकिन फाइनल में उनका दिन नहीं था। वो हार गए थे, टूट गए थे। 1.5 महीने की मेहनत थी, सबने अच्छा खेला, लेकिन एक बुरा दिन आया और सबका दिल टूट गया। बड़े फैन भी लग रहे हैं इंडियन क्रिकेट के। भाई उम्मीद टूट गया यार, जितना उम्मीद किए थे। 4 साल बाद होगा इंशाल्लाह। टीम को लेकर आप ट्रॉफी जीतेगा, काफी नाराज लग रहे हैं इंडिया के खेल से आज। नहीं भाई, इंडिया के खिलाफ क्या बोल सकते हो लोग, सारे टीम अच्छी थी भाई, लेकिन उम्मीद थी कि आज जीतेगी वर्ल्ड कप इंडिया। भाई क्या नाम हुआ आपका? इरशाद। आपको देश देख रहा है, आप बोल सकते हैं जो गेम आपने देखा। ऑल द बेस्ट पूरे टीम के लिए यार, अपना टीम है फिर क्या बोला जाए, बाकी सब रहे तो अपने ही है। पूरा टीम अपना बेस्ट। टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन टीम का भी काफी भरोसा टूटा होगा जो गेम आज उन्होंने खेला। नहीं, इंडिया टीम पे कभी भरोसा नहीं टूटा, हमेशा से भरोसा था और हमेशा रहेगा। यही वक्त होता है हौसला देने का, हिम्मत देने का, कि दुनिया यहीं पर खत्म नहीं होती। पीएम मोदी ने वही हौसला उन्हें दिया। शमी ने लिखा कि वो खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहना चाहते हैं जो वो ड्रेसिंग रूम में आए और उनकी हिम्मत को बढ़ाया। जडेजा ने लिखा कि हमारा दिल टूटा है। ऐसे वक्त पर पीएम मोदी का ड्रेसिंग रूम में आना काफी खास और प्रेरित करने वाला था। ये बड़ी बात है। पीएम चाहते तो टीम की हार के बाद ग्राउंड से चले जाते, ना जाते ड्रेसिंग रूम, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में गए, खिलाड़ियों से मिले। ये वो वक्त था जब जैसे ही टीम इंडिया हारी, पीएम के खिलाफ एजेंडा चलाया जाने लगा, पीएम को भला बुरा कहा जाने लगा, उन्हें टारगेट किया जाने लगा। अब फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हार गए। लोग कहते हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते, मालूम नहीं मुझे। वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहाँ वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है।
और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है और मोदी जी वहाँ थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था। वर्ल्ड कप का कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हटना ही था है? वो कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। लेकिन कितना भी एजेंडा चलाया जाए, कितना ही पीएम मोदी को कोसा जाए, वो हमेशा एक सच्चे लीडर की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ देता है, और पीएम मोदी हमेशा यही करते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल हारने पर जैसे मोहम्मद शमी को पीएम मोदी ने हिम्मत दी, वैसे ही 2019 में इसरो के चीफ को हिम्मत दी थी। तब चंद्रयान मिशन चूक गया था। आज की तरह तब भी सब में निराशा का भाव आने लगा था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तब के इसरो चीफ को गले लगाकर पीठ थपथपाई, उनको हौसला दिया। लेकिन वही चंद्रयान जब 2023 में लॉन्च हुआ तो सफल हुआ। उस वक्त कामयाबी के पलों में भी पीएम मोदी मौजूद रहे। ये नहीं सोचा कि मिशन सफल होगा या असफल, लेकिन मिशन सफल हुआ। पीएम ने विदेश के व्यस्त दौरे के बीच टाइम निकालकर वैज्ञानिकों को फोन किया, उन्हें बधाई दी। जब वो विदेश से लौटे तो सबसे पहले वो दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मिलने गए, और उनसे मिलते वक्त वो काफी भावुक भी हो गए थे। मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। यानी जीत का जश्न हो या हार की निराशा, पीएम कभी साथ नहीं छोड़ते, किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे 2021 में जब भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में ब्रिटेन से मैच हार गई और मेडल से चूक गई थी, तब भी पीएम मोदी ने फोन कर महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया था। उस वक्त भी हार से निराश खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें वीडियो कॉल किया और कहा कि देश को उन पर गर्व है, किसी को रोना नहीं चाहिए। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है, और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच सबको बधाई देता हूं, और निराश बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। ये पीएम मोदी का अपना तरीका है कि वो हार के बाद भी हिम्मत ना हारने को कहते हैं, क्योंकि हिम्मत हारने का मतलब है आगे सब कुछ खत्म। पीएम मोदी नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि उनकी पर्सनल अप्रोच में भी निराशा की कोई जगह नहीं। असल में क्रिकेट में हार को इन लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ मौका बना लिया। होना तो यह चाहिए था कि सभी लोग टीम इंडिया को सपोर्ट करते, इसमें कम से कम पार्टीबाजी ना होती, हार के बाद भी टीम का मनोबल बढ़ाया जाता। लेकिन यहां तो राजनीति करने का मौका निकाल लिया गया। कोई इंदिरा गांधी की बात करने लगा, कोई मनमोहन सिंह की बात करने लगा। ऐसा लगा जैसे इंडिया ने जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं वो कपिल देव और धोनी ने नहीं जिताए, बल्कि कांग्रेस ने जिता दिए। किस तरह पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार चलता रहा, एक एक एजेंडा हमने पाठशाला में एक्सपोज किया है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्या हारी, मोदी विरोधियों को ऐसा मौका मिल गया कि क्रिकेट में भी राजनीति को ले आए। विपक्ष के नेता बताने लगे कि कैसे जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तब से इंडिया ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, जबकि भारत ने जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता तो इंदिरा गांधी पीएम थी, और जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता तो मनमोहन सिंह पीएम थे। सवाल ये
कि क्या 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव ने जिताया या इंदिरा गांधी ने, और 2011 का वर्ल्ड कप धोनी ने जिताया या मनमोहन सिंह ने? ये सवाल अपने आप में मजाक है, लेकिन जब से टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी तब से कांग्रेस के नेता यही बातें कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया और बताया कि जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। जब मनमोहन सिंह पीएम थे तब टीम इंडिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते, और जब से पीएम मोदी बने टीम इंडिया 4 वर्ल्ड कप हार चुकी है। यानी क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए भी कांग्रेस ने पीएम मोदी को दोषी ठहराया और वर्ल्ड कप फाइनल में हार को पीएम मोदी से जोड़ दिया, जिसका कोई सिर पैर नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से किया गया। इसी जोश में प्रियंका गांधी ने भी तेलंगाना की एक रैली में टीम इंडिया के प्रदर्शन को इंदिरा गांधी से जोड़ दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, हम फिर से विश्व कप जरूर जीतेंगे। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। अगर इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर टीम इंडिया नहीं जीती तो क्या इसमें कांग्रेस इंदिरा गांधी के नाम को दोष देती? लेकिन वो पीएम मोदी को जरूर दोष दे रही है और इस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। जैसे एक दुष्प्रचार ऐसा भी हुआ जिसमें कहा गया कि टीम इंडिया जब हार रही थी तो पीएम मोदी हंस रहे थे। इस तरह की तस्वीरों को कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, लेकिन इस बात में कोई सिर पैर नहीं, क्योंकि पीएम मोदी जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से बात कर हंस रहे थे उस वक्त तक मैच खत्म नहीं हुआ था। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ग्राउंड के अंदर कोई किसी बात पर हंस रहा हो या मुस्कुरा रहा हो। जैसे अब फ्रांस में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल की तस्वीरें देखिए। ये मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच था। इस मैच को देखने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी स्टेडियम में थे और वो कूद कूद कर अपनी टीम को कर रहे थे, जबकि इस मैच में फ्रांस हार गया। लेकिन फ्रांस में किसी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों हंस क्यों रहे थे। इसी तरह पीएम मोदी के खिलाफ एक एजेंडा ये भी कि उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी देते हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को अनदेखा किया, उनसे गर्मजोशी के साथ नहीं मिले और ट्रॉफी देकर तुरंत मंच से नीचे आ गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को ट्रॉफी देने वाले वीडियो को एडिट करके ऐसा दिखाया गया कि पीएम मोदी बेमन से स्टेज पर गए और ट्रॉफी देकर तुरंत लौट आए, जबकि सच ये नहीं है। पीएम मोदी ने स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को जीत की बधाई दी, फिर एक एक करके ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स से मिले, उन्हें बधाई दी। मोदी विरोध में कुछ नेता ये भी कहने लगे कि मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, इसलिए टीम इंडिया हार गई। अगर ये मैच मुंबई के वानखेड़े में होता तो जीत जाती। जबकि इसी वर्ल्ड कप के लीग स्टेज मैच में भारत और पाकिस्तान का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ और उस मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की थी। इसी तरह नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कुछ दिन पहले मोहम्मद शमी को भी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में घसीट लिया था। सेमीफाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी ने भारत को जीत दिलाई तो क्रेडिट लेने वालों में सबसे पहले कांग्रेस आई। कांग्रेस नेता कहने लगे कि जब बीजेपी समर्थकों ने मोहम्मद शमी को उनके धर्म की वजह से ट्रोल किया तो राहुल गांधी उनके साथ खड़े थे, जबकि सच ये कि मोहम्मद शमी को ट्रोल करने की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को क्रेडिट दिया और पीएम मोदी को कोसा। यानी कुल मिलाकर मौका कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, खिलाड़ी कोई हो, खेल कोई भी हो, मोदी विरोधी हर काम में उनका नाम घसीट लाते हैं। तो एक मुकाबला वो था जो टीम इंडिया हार गई, लेकिन एक मुकाबला वो है जिसमें मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके सामने किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतने का चैलेंज है। यह चैलेंज है 41 जिंदगियों को बचाने का, जो 9 दिन से एक सुरंग में फंसी हुई है। पाठशाला में आगे देखिए, क्या 9 दिन बाद उत्तरकाशी की सुरंग में नए प्लान से चमत्कार होगा? पिछले 9 दिन से उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में सुरंग के भीतर 41 जिंदगियां एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही हैं। सुरंग के बाहर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है कि किसी भी तरह सुरंग के भीतर फंसे हुए 41 मजदूरों को सकुशल
जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये कहानी इंसानी जीवट की कहानी है और कहते हैं कि जब तक आखिरी सांस है तब तक उम्मीद कायम है। जैसे आज से करीब 5 साल पहले थाईलैंड में हुआ था। क्या हुआ था थाईलैंड में वो भी आपको बताऊंगा। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर साल 2018 में थाईलैंड की गुफा से निकले 13 लोगों की है। यहां क्या हुआ था, 4 किलोमीटर लंबी गुफा में वो फंसे। 18 दिन के संघर्ष के बाद सभी को जिंदा गुफा से बाहर निकाल लिया गया था। उत्तरकाशी की सुरंग में मजदूर पिछले 9 दिन से फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स अपनी टीम के साथ उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने सबसे पहले सुरंग के बाहर बने मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोफेसर अर्नोल्ड को अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट रिस्क के बेहतरीन विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। पहाड़ की मिट्टी है उसको हटाकर ये पूरा रास्ता कार्व करते हुए ये मशीन आगे बढ़ रही है। ये पहाड़ का ये हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसको पूरी तरह से काटा गया है, तब जाकर ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हुई है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए अब अगली उम्मीद दुनिया भर में टनल एक्सपर्ट के नाम से मशहूर अर्नोल्ड डिक्स पर टिकी हुई है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए अर्नोल्ड डिक्स को विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया से उत्तरकाशी के सिलक्यारा बुलवाया गया है। अपने मिशन की शुरुआत करने से पहले अर्नोल्ड डिक्स ने सुरंग की एंट्री गेट पर बने मंदिर के आगे सिर झुकाया और बाबा बौखनाग के हाथ जोड़े और इसके बाद सभी मजदूरों को बाहर निकलने का भरोसा दिया। All of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution. सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए अब सभी रेस्क्यू टीमें 6 प्लान्स पर काम कर रही हैं। एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है कि अब टनल में कई जगह से प्रवेश करने की तैयारी की जा रही है। हर प्लान के लिए अलग अलग टीम काम कर रही है। प्लान 1 के तहत बरकोट की तरफ से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। इसमें टनल के ऊपर से पाइप नीचे की तरफ डाले जाएंगे। इस वर्टिकल टनल की जिम्मेदारी ONGC को दी गई है। इस प्लान के तहत 900 मिलीमीटर का पाइप ड्रिल करके टनल तक पहुंचाया जाएगा ताकि मजदूरों को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला जा सके। इसमें सुरंग के बीच से पाइप के लिए रास्ता बनाना होगा, लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। सुरंग की छत को मजबूत करना होगा ताकि टनल के ऊपर से और मलबा नीचे न गिरे। ONGC की टनल बनाने वाले इस प्रोजेक्ट में मशीनें पहुंचाने के लिए BRO यानी रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क बना रही है। इसमें अब BRO 1150 मीटर में से 970 मीटर तक सड़क बनाने का काम पूरा कर चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको उस मशीन की दिखा रहे हैं जो लगातार रास्ता बनाते हुए जा रही है। ये देखिए, आगे जो मौजूद पेड़ हैं उनको हटा रही है रास्ते से, कैसे जड़ों से इस पेड़ों को उखाड़ा गया है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। हमने पीछे से आपको पूरा रास्ता दिखाया। बिलाल, एक बार ये वाली तस्वीर दिखाइए जरा यहाँ से। ये पीछे की तस्वीर इस सड़क की, पहले इस सड़क की तस्वीर दिखाइए जो यहाँ पर बनाई गई है। देखिए किस तरह से खोदकर, और उसके बाद आप देख पाएंगे वो मशीन जो लगातार तेजी से काम कर रही है। और आगे आपको दिखेगी वो पतली सी पगडंडी जो वाकई में यहाँ का छोटा सा रास्ता है। वो छोटा सा रास्ता जो अब पूरी तरह से स्ट्रेच किया जाना है। इस मिट्टी को खोद के साइड से जो पहाड़ की मिट्टी है उसको हटाकर ये पूरा रास्ता कार्व करते हुए ये मशीन आगे बढ़ रही है और उस टॉप तक पहुंचेगी जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं उस ड्रिलिंग मशीन की, जहाँ अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। आगे आपने रास्ता देखा जहां पर पूरी की पूरी खुदाई जो है वो की जा रही है और इसी ड्रिलिंग मशीन से देखिए आगे काम होगा। हमने आपको जो ये स्टीप चढ़ाई दिखाई है, उस चढ़ाई में समस्या यहाँ पर मशीनों को लेकर ये है कि वो खुद से उसकी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन मशीनों को ऊपर खींचा भी जाएगा।
प्लान 1 के अलावा प्लान 2 के तहत मुख्य टनल के बड़कोट की तरफ से भी दूसरी वर्टिकल टनल की तैयारी की जा रही है। इस टनल को NHPC और SJVNL मिलकर तैयार करेंगे। इस टनल में 86 मीटर तक ड्रिलिंग करनी होगी ताकि टनल के एक दूसरे हिस्से से भी मजदूरों को निकाला जा सके। मजदूरों को जल्द से जल्द बचाने के लिए प्लान 3 के तहत टनल के दाहिनी तरफ 170 मीटर एक और एडिट टनल का काम शुरू किया गया है। इस टनल को RVNL से बनवाया जा रहा है। इस टनल की ड्रिलिंग के पाइप्स पहुंचा दिए गए हैं और 23 नवंबर तक इस टनल का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ड्रिलिंग के लिए जरूरी उपकरणों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा। बड़कोट साइड से एक पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा, वहां पर ड्रिलिंग की जाएगी। 483 मीटर की ये पूरी ड्रिलिंग है और उस ड्रिलिंग में सिर्फ और सिर्फ वो पाइप लगाया जाएगा जो कि 800 से 900 mm का होगा ताकि ये लेबर्स जो है वो उससे निकल सकें। पूरी टनल जो है उसका निर्माण नहीं होगा, एक तरीका वो है। और उसके अलावा बिलाल आपको यहाँ पर दिखाएंगे इस टनल के दोनों ओर से, यानी कि दोनों तरफ से जो ड्रिलिंग का काम है, सुरंग बनाने का, खुदाई का काम है, वो शुरू कर दिया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों ही रास्ते जाएंगे उस मलबे के पीछे जहां पर ये मजदूर जो हैं फंसे हुए हैं। अगर ये दोनों रास्ते वहां पर पहुंच जाते हैं तो दोनों ही रास्तों का इस्तेमाल करते हुए उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों को बचाने के लिए प्लान 4 के तहत टेहरी डैम बनाने वाली कंपनी THDC टनल के दूसरी तरफ से टनल बनाने की तैयारी कर रही है। ये टनल 483 मीटर लंबी होगी ताकि मजदूरों को टनल के एक और रास्ते से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए THDC ने साइट का इंस्पेक्शन भी कर लिया है और अपनी मैन पावर और मशीनरी को बुला लिया है। प्लान 5 के तहत नेशनल हाईवे बनाने वाली एजेंसी NHIDCL टनल में मलबा गिरने से रोकने के लिए प्रोटेक्शन कैनोपी लगा रही है। सीमेंट से तैयार किए गए ये सपोर्ट सिस्टम टनल की मजबूती और पाइप ड्रिलिंग मशीन की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम बार बार नहीं रुक पाए। अभी तक 60 मीटर लंबाई में से 41 मीटर लंबाई में पाइप डाली जा चुकी है, लेकिन इसके बाद मलबा गिरने से काम में रुकावट आ गई। इसलिए मलबे को गिरने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट टीमें अलग अलग इलाकों से टनल में घुसने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में चोजिला टनल का काम चल रहा है, बाकी टनल का काम चल रहा है, उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया, जो BRO के थे उनको भी बुलाया है। सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार तक किस तरह एक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। DRDO की रोबोटिक्स टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को जरूरी चीजें खाने के लिए मुहैया कराई जा रही हैं। जो अंदर सभी लोग जो अंदर हैं उनके परिजनों से भी उनकी बात हुई है। जो राज्य के नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी बात करी है और साथ ही साथ जो चिकित्सक विभाग है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी हालचाल उनके पूछे गए हैं। रेस्क्यू टीम की पहली प्राथमिकता ये है कि सुरंग के अंदर मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ड्राई चने, बॉइल्ड चने, किशमिश, खीले, मुरमुरे, ड्राई फ्रूट्स सुरंग में फंसे मजदूरों को पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 इंच पाइप मजदूरों तक पहुंचाई गई है, लेकिन अब रेस्क्यू टीम ने इसे खाने पीने की सप्लाई पाइप के लिए 6 इंच का बड़ा पाइप ड्रिल कर दिया है ताकि टनल में फंसे मजदूरों तक सॉलिड फूड जैसे रोटी, दाल और सब्जी जैसी चीजें भी पहुंचाई जा सकें। ये 6 इंच डायर की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है और इससे अब जो आपको सुविधा मिली तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा। ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम बेच सकते हैं और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें बेचते हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मल्टीविटामिन और डिप्रेशन दूर करने वाली दवाइयां भी भेजी गई हैं ताकि जिंदगी को बचाने वाली इस लड़ाई में
धैर्य के साथ साथ सेहत भी बनी रहे। इवैक्यूएशन की जब बातें हो रही हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की जब बातें हो रही हैं, तो एक ऐसा मुख्य पॉइंट है जिस पर चर्चा शायद नहीं की जा रही है, और वो है उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स लगातार उनके संपर्क में हैं, उन तक कई मल्टीविटामिन जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं ताकि सारी चीजें जो हैं वो ठीक रहें। अभिषेक, किस तरह के मल्टीविटामिन जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उन्हें मल्टीविटामिन की जो अगर बात करें तो विटामिन सी, विटामिन डी और B6 और B12 के साथ साथ B कॉम्प्लेक्स भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का सेहत को लेकर विटामिन के जो भोजन से नहीं मिल पा रहे थे वो पूर्ति कर सके। जिंदगी इस जंग को जीत सके, इसलिए और भी इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। टनल में बिजली सप्लाई चालू है, रोशनी नॉन स्टॉप मिल रही है, एक पाइपलाइन भी है जिससे पानी पहुंच रहा है। रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश कर रही है कि अंदर फंसे लोगों को कोई नुकसान न हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की जा रही है। सुरंग के बाहर बाबा बौखनाथ का एक छोटा सा मंदिर है जिसके सामने बैठकर लोग लगातार पूजा कर रहे हैं। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में ये सभी 41 मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाएंगे। बरखा शर्मा और हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखा आपने, सुरंग में 41 जिंदगियों को बचाने का चैलेंज बड़ा है और ये मामूली काम नहीं है। इसीलिए आप देखिए इतने दिन लग गए हैं और इसीलिए विदेशों तक से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन पर निगाह बनाए हुए हैं। पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि ये लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। पाठशाला में अब अगली स्पेशल क्लास सुशांत सिन्हा के साथ, जिसमें वो बताएंगे नेहरू का वो काम जिसने गांधी जी की जीने की इच्छा खत्म कर दी। उन्नीस 1947 में भारत का बंटवारा वो जख्म है जो आज तक भर नहीं पाया है। लाखों लोग बंटवारे की वजह से मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा और पलायन का यह सिलसिला बंटवारे के बाद भी सालों तक चला। उस समय नेहरू और जिन्ना के बीच जिस तरह की बातचीत हो रही है उससे यही लगता है कि दोनों में से कोई भी बंटवारे को रोकने के लिए ज्यादा गंभीर था ही नहीं। बंटवारे का बैकग्राउंड और बंटवारे के बाद किस तरह से चीजें तेजी से बदली और उसमें राजनीति का क्या रोल था, उसके बारे में आज आपको इस चैप्टर में बताने वाला। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो इतिहास है जो आप बताया नहीं जाता, आधा अधूरा बताते हैं ताकि कुछ लोग महान नजर आए। उनकी महानता पूर्ण सत्य देखिएगा तो समझ में आएगी। पहले आप ये देखिए कि बंटवारे के 1 साल पहले से देश में चल क्या रहा। विभाजन से पहले देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे, भारी तादाद में हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे। इस दौरान ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे जिसमें अपना देश छोड़ चुके इन शरणार्थियों की जमीन जायदाद पर कब्जा हो गया था। हिंसा और बंटवारे का मूल कारण क्या था वो भी बताता हूं। इतिहासकार बिपिन चंद्र अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं कि साम्यवादियों और गांधीवादियों दोनों का मानना है कि नेहरू और पटेल ने विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सत्ता का इंतजार उनके लिए असह्य हो गया। कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने गांधी जी की सलाह की उपेक्षा कर दी, जिससे गांधी जी इतने मर्माहत हुए कि उनकी और जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसके आगे चंद्र इसी किताब में आगे लिखते हैं कि जून 1947 तक कांग्रेस के नेता महसूस करने लगे थे कि सत्ता के तुरंत हस्तांतरण से ही यह सांप्रदायिक पागलपन रोका जा सकता है। अंतरिम सरकार की अपंगता ने भी पाकिस्तान को एक अपरिहार्य वास्तविकता बना दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 14 जून 1947 को पटेल ने कहा कि हम इस सच्चाई से पलायन नहीं कर सकते कि पंजाब, बंगाल और अंतरिम सरकार में पाकिस्तान की स्थापना हो चुकी थी और उसने काम करना शुरू कर दिया है। अंतरिम सरकार के युद्ध क्षेत्र में बदल जाने से नेहरू भी हैरान थे। मंत्री आपस में तू मैं करते और अलग अलग बैठकों में निर्णय करते, इसलिए बैठकों से बचते रहते और लियाकत अली खान, जिनके पास वित्त विभाग था, दूसरे विभागों के काम में रुकावट डालते। गवर्नर मुस्लिम लीग का साथ दे रहे थे। प्रांतीय सरकारें निष्क्रिय थी, बल्कि कहीं कहीं दंगों में खुद भी शामिल थी और लोग मारे जा रहे थे। जिस अंतरिम सरकार की यहां बात हो रही है वो बंटवारे से पहले बन चुकी थी और उसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के लोग भी थे। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे।
यानी बंटवारे से पहले ही भारत में पाकिस्तान की विचारधारा वाले लोग अंतरिम सरकार में काम कर रहे हैं और कुछ इलाकों में तो पाकिस्तान की स्थापना भी हो चुकी थी। सोच रहे हैं आप ये हाल? यानी आप देखिए कि बंटवारे से पहले ही उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वार पलटवार हो रहा था। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, आग लगाने में जुटे हुए। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है। इसी अनदेखी, गैर जिम्मेदाराना रवैये और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से देश के बंटवारे से पहले और बाद क्या हुआ, जरा सुनिए। कुल 5 से 10 लाख लोगों की तो जान चली गई। पाकिस्तान से लगभग 60 लाख गैर मुसलमानों को पलायन करना पड़ा। 20 लाख गैर मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना वहां पलायन करना पड़ा। 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से निकल कर आए। पाकिस्तान में बच गए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। 1948 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो चुके थे। 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार तक बंद हो गया। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ। नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच जो समझौता हुआ उसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अप्रैल 1950 में हुए समझौते के मुताबिक शरणार्थियों के पास अपनी जमीन जायदाद को मैनेज करने के लिए वापस जाने का अधिकार होगा, यह तय किया गया। जबरन कराए गए धन परिवर्तन को माना नहीं जाएगा। अगवा महिलाओं को वापस उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। दोनों देश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे और इस समझौते का उस वक्त पर भारी विरोध भी हुआ। विरोध करने वाले नेताओं का मानना था कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी समझौता नहीं मानेगा। पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय नागरिकों को परेशान करने और उनकी जमीन हड़पने के लिए करेगा। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन नेहरू कहां किसी की सुनते थे। नेहरू लियाकत समझौते का उस वक्त हिंदू महासभा ने विरोध किया था। हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समझौते के विरोध में क्या कहा था वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि नेहरू लियाकत समझौते पर इतिहासकारों का क्या कहना है। ढाका के अर्थशास्त्री अबुल बरकत की एक स्टडी के मुताबिक नेहरू लियाकत समझौता इतना खराब था कि इस समझौते की वजह से अब तक पलायन जारी है। 1964 से लेकर 2013 तक करीब 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यह समझौता नेहरू ने किया। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की बड़ी वजह नेहरू लियाकत समझौते को माना जाता और इसी का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस समझौते को हिंदू विरोधी मानते थे, जो समझौता नेहरू ने किया। समझौते के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री का पद संभाला हुआ था, उसे छोड़ दिया उन्होंने कि ये क्या आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं नेहरू जी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला समझौता बताया। वही आरोप जो आज कांग्रेस पर लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो उस जमाने में भी नेहरू जी पर लगा कि आप तो हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि नेहरू सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहां के हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू की नीतियां गलत हैं। वक्त बता देगा कि नेहरू ने हिंदुओं के साथ छल किया है, धोखा दिया है नेहरू ने। नेहरू लियाकत समझौते को लेकर श्यामा मुखर्जी और नेहरू के बीच संबंध पहले जैसे नहीं रह गए। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की नींव रखी। जनसंघ से भी नेहरू बहुत चिढ़ते थे। एक बार संसद में नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच जनसंघ को लेकर बहस भी हुई थी। तब नेहरू ने कहा था कि आई विल क्रश द जनसंघ, यानी मैं जनसंघ को कुचल के रख दूंगा। इस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी, यानी मैं इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा। बंटवारे के बाद नेहरू की नीतियों का असर सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं हुआ। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पंजाब से भारत आने वाले सिख शरणार्थियों के साथ नेहरू ने क्या किया था वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में पत्रकार दुर्गादास जी ने अपनी किताब में बताया। पत्रकार दुर्गादास को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बनी गैर सरकारी कमेटी के संयोजक के तौर पर बनाया गया था। कमेटी में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन योधराज, लाहौर हाईकोर्ट के पूर्व जज बख्शी टेकचंद भी थे।
20 दिसंबर 1947 को ये तीनों शरणार्थियों के पुनर्वास पर चर्चा के लिए कहां गए? नेहरू जी से मिलने पहुंचे। नेहरू के साथ मुलाकात और सिख शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर क्या चर्चा हुई, इसके बारे में पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा। वो लिखते हैं कि बैठक की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन योधराज ने शरणार्थियों को बसाने के लिए दिल्ली से 7 मील दूर, दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली से 7 मील दूर कुछ एकड़ जमीन मांगी। पंडित नेहरू ने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं तुम लोगों यानी पंजाबियों को दिल्ली के 700 मील के दायरे में ना आने दूंगा। नेहरू ने गुस्से में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो पंजाबियों से नाराज थे और उन्हें लगता था कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में सरकार का नाम खराब हुआ। ये दुर्गादास जी ने अपनी किताब में लिखा। इसी तरह से दलित शरणार्थियों को लेकर की नीतियों पर भी कई बार विवाद हुआ, जिसके बारे में खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग राय रखते थे। बाबा साहब अंबेडकर के लेखों के संकलन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 के मुताबिक 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में एक रैली हुई जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पाकिस्तान से दलितों को निकाल कर लाने के लिए मैंने, यानी डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैंने नेहरू से कुछ करने के लिए कहा, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं किया। दलितों के लिए नेहरू ने कुछ नहीं किया, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। मैंने दलितों को निकालने के लिए 2 व्यक्तियों को पाकिस्तान भेजा और हमारी महार बटालियन के कुछ लोगों को भी दलितों की सुरक्षा के लिए रवाना किया गया। अगर खुद कांग्रेस के नेता यानी नेहरू को दलितों के लिए इतनी सहानुभूति थी तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करे। यानी आप देखिए बड़े बड़े लोग उस वक्त के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं नेहरू और उनकी नीतियां हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण वाली। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं ये तो दलितों के बारे में सोचने वाले कांग्रेस और नेहरू नहीं थे। और कई और लोग कह रहे हैं कि सिखों के लिए भी कुछ नहीं। देश के बंटवारे से पहले और बाद में जो कुछ हुआ वो आपको बताया। अब ये देखिए कि देश के बंटवारे की चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या विकल्प थे, लेकिन उन विकल्पों में से एक भी नेहरू ने नहीं अपनाया। जवाहरलाल नेहरू के पास उस समय 3 विकल्प थे। देश का विभाजन नहीं होने देते और जिन्ना को अविभाजित भारत की जिम्मेदारी सौंप देते, या फिर ब्रिटिश सरकार से जिन्ना पर दबाव डलवाते और जिन्ना को किनारे कर देते, या जिन्ना की शुरुआती राजनीति में ही साइडलाइन कर देते हो, या फिर अगर विभाजन करना ही था तो कम से कम पलायन के समय लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और भोजन मुहैया करवाते। दुख की बात यह है कि कांग्रेस और नेहरू ने इन तीनों में से कुछ नहीं किया और जनता सालों तक विभाजन के दर्द से तड़प। भारत के बंटवारे के लिए एक और शख्स की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है और उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की डिमांड कर रहे थे। आजादी से पहले अंतरिम सरकार में ही कई पाकिस्तान समर्थक मौजूद जो हिंसा तक में शामिल थे। इसी वजह से नेहरू और कांग्रेस को लगा कि हिंसा को रोकने का तरीका यही है कि चलिए बंटवारा ही कर ले। बंटवारे से पहले जिन्ना के दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बताया। किताब में जिन्ना के उस सीक्रेट के बारे में बताया गया जो अगर खुल जाता तो पाकिस्तान शायद बनता ही नहीं। किताब में लिखा गया है कि जिन्ना को टीबी की बीमारी थी जिसकी रिपोर्ट बंबई के, उस वक्त तो बंबई बोलते थे, वो बंबई के एक अस्पताल में रखी थी। माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन्ना की टीबी की बीमारी इतनी गंभीर थी कि वो शायद 1 या 2 साल ही जिंदा रह सकते थे। जिन्ना बोलते थे तो उसके बाद घंटों हांफते रह जाते थे। जिन्ना का इलाज भी बंबई के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर के घर पर हो रहा था क्योंकि बीमारी सबसे छुपानी थी। भारत के बंटवारे के 25 साल बाद एक इंटरव्यू में माउंटबेटन ने कहा था कि अगर जिन्ना की बीमारी के बारे में पता होता तो वो दूसरे तरीके से काम करते। भाई पता होता कि ये आदमी 1-2 साल का मेहमान है तो किसी तरह से अगर टालते तो जिन्ना के जाने के बाद फिर पाकिस्तान बनने की नौबत ही नहीं आती। जिन्ना की बीमारी का राज मुंबई के एक अस्पताल की तिजोरी में रखा और अगर यह राज खुल जाता तो शायद भारत का कभी बंटवारा ना होता और आज एशिया का इतिहास भी अलग होता। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिद से पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना सिर्फ 1 साल 1 महीने तक ही जिंदा रह पाए। जिन्ना को 1930 से टीबी की बीमारी थी, लेकिन इस बीमारी को जिन्ना ने दुनिया से छुपा कर रखा।
जिन्ना 30 साल से चेन स्मोकर थे, मतलब खूब धकाधक सिगरेट पीते थे। वो दिन 50 सिगरेट पी जाते थे। जिन्ना को ब्रिटिश ब्रांड क्रेवन की सिगरेट बहुत पसंद थी। जिन्ना क्यूबा का सिगार भी पीते थे। ये सिगरेट और सिगार उस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी सिगरेट और सिगार थी। टीबी की बीमारी से जिन्ना की सेहत जून 1948 में बहुत ज्यादा खराब हो गई। अगस्त 1948 में जिन्ना का वजन मात्र 36 किलो रह गया था। सितंबर 1948 आते आते जिन्ना की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची लाया गया। एयरपोर्ट से जिन्ना को आर्मी एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ले जाया गया। एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद एम्बुलेंस बंद हो गई। एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया और जिन्ना की हालत खराब हो रही। काफी देर बाद एक एम्बुलेंस आई और जिन्ना को उससे गवर्नर जनरल हाउस पहुंचाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। और यही बात कही जाती है कि अगर पता होता कि जिन्ना इतने कम दिन के मेहमान हैं तो शायद भारत का बंटवारा ही नहीं। लेकिन इतिहास में जो बातें दर्ज हैं अब वो बदली तो नहीं जा सकती, लेकिन सच सच बताई तो जा सकती हैं, जो हम पाठशाला में कर रहे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सांप बड़ी खतरनाक चीज है भैया, जहरीला जीव है, दूर ही रहो तो अच्छा है। अगर एक बार काट ले तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आज मैं आपको करोड़ों कमाई करवाने वाले पालतू सांपों के बारे में बताऊंगा। देख रहे हैं, बाप रे बाप। एक ऐसा गांव जहां के किसान अनाज, दाल या सब्जी की नहीं बल्कि सांपों की खेती करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। ये देखिए कितना सांप है, बाप। अब आदमी यहां किसी को छोड़ दीजिए, निकल लेगा वो। सांपों का एंगल आपने कभी नहीं सुना होगा। कुछ दिन पहले मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पर नोएडा की एक रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई के आरोप लगे। इस खबर के आने के बाद बहुत से लोगों को यह पता चला कि सांपों के जहर से नशा भी होता है। लेकिन आज मैं आपको सांपों के उस गांव के बारे में बताऊंगा जहां पूरा गांव सांप की खेती करता है। जैसे हम नहीं मुर्गी पालते हैं पोल्ट्री फार्म से, मछली पालन नहीं होता है फिश फार्म से, शहद के लिए मधुमक्खी पालन होता है ना, बी फार्मिंग जिसको कहते हैं। उसी तरह सांपों के अलग अलग इस्तेमाल के लिए स्नेक फार्मिंग होती है। चीन के जेजियांग इलाके में एक ऐसा गांव है जहां बड़े पैमाने पर सांप पाले जाते हैं। आप देखिए ना भाई, ये लोग कुछ सांप से डर ही नहीं लगता है। इस गांव का नाम है जिजिकियाओ। यहां के ज्यादातर लोग सांप पालने का ही काम करते हैं। इस गांव की आबादी करीब 1000 है और यहां करीब 30 लाख से 50 लाख सांप पाले जाते हैं। रहने वाले 1000 गांव में और सांप है 30 से 50 लाख। मतलब आप सांप के साथ सो सकते हैं, चलते फिरते सांप आपके ऊपर से निकल जाएगा, ऐसी जगह है। यहां लोग अपने घरों में कई तरह के सांप पालते हैं, जिनमें कई काफी जहरीले भी होते हैं। चीन में लगभग 90% तक सांपों की जरूरत पूरा करता है, इसलिए इसे स्नेक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं। और इसीलिए शायद चीन को आस्तीन का सांप कहते होंगे, इतना सांप जो पालता है। लेकिन स्नेक फार्मिंग के बारे में सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, बहुत सांप कैसे पाल रहे हैं लोग। लेकिन चीन का यह गांव पिछले 30 साल से सांपों की खेती कर रहा है। सांप की खेती से होने वाली कमाई के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस काम की सबसे खास बात यह है कि सांप जिंदा रहते हुए और मरने के बाद भी लाखों करोड़ों रुपए कमाकर इनको देते हैं। इसलिए स्नेक फार्मिंग का बिजनेस चीन के अलावा कई देशों में फैल चुका है। स्नेक फार्मिंग में सांपों का इस्तेमाल फूड, मेडिसिन, फैशन के लिए किया जाता है। सांपों को खाने और उनके जहर से दवा बनाने के अलावा सांपों की खाल से कई तरह के पर्स, बेल्ट और जूते बनाए जाते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा बेचा जाता है। स्नेक फार्मिंग के लिए 4 तरह के सांपों की ज्यादा फार्मिंग होती है। इसमें करैत है, पिट वाइपर है, रैटल स्नेक है और रैट स्नेक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इनमें किंग कोबरा की भी फार्मिंग होने लगी। सांपों के जहर से तैयार दवा को बी हुआ शी कहा जाता है। इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। दवा बनाने के लिए ही अकेले चीन 50 लाख से ज्यादा सांपों को खत्म कर देता है। चीन में सांपों की खेती में मुनाफे को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग सांप का बिजनेस करने लगे। चीन के जिजिकियाओ गांव में 200 से ज्यादा स्नेक फार्म खुल चुके हैं।
इस गांव में जितने लोग हैं उससे कई हजार गुना सांप हैं। यहाँ 1000 लोग हैं, वहीं सालाना करीब 30 लाख सांप पाले जाते हैं। यहाँ एक इंसान पर 3000 सांप का अनुपात है। सरकार इसकी ब्रीडिंग के लिए परमिट देती रही है। इसमें बताना होता है कि किस तरीके से फार्मिंग होगी, सांपों का कितना ध्यान रखा जाए। सांपों को पालना बेहद खतरनाक है, इसलिए स्नेक फार्मर्स को हमेशा अपने साथ एंटी वेनम दवाएं रखनी जरूरी होती है। काट लिया फिर क्या कीजिएगा? हर किस्म के सांप का एंटी वेनम अलग होता है, मतलब सांप के जहर को काटने वाला जहर। चीन में स्नेक फार्म्स में अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस व्यापार में जितना खतरा है उतना मुनाफा भी है, इसलिए लोग जान पर खेलकर सांप की खेती करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सांपों की खेती से होने वाली कमाई के बारे में बता दूं। चीन के एक फार्म की सालाना कमाई स्नेक फार्म की 8.5 करोड़ रुपए होती है। 8.5 करोड़ रुपए। अगर पूरे इलाके की बात करें तो स्नेक फार्मिंग का व्यापार 2500 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। साउथ ईस्ट देश जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम जैसे देशों में यह व्यापार 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। सांप की प्रजाति के हिसाब से 1 ग्राम जहर की कीमत 40,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक वसूली जाती है। यानी जिन सांपों को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां चीन और दूसरे देशों में उन्हीं सांपों को देखकर उनके आंखों में नोट चमकने लगता है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां इस तरह के जहर को खरीदती हैं। सांप के जहर हार्ट और कैंसर के मरीजों के लिए दवाई बनाने के काम आती है। सांपों की खेती में जिंदा सांप से लेकर मरे हुए सांप की भी बहुत कीमत होती है। सांपों के मरने के बाद उनकी खाल से महंगे महंगे पर्स, बेल्ट, जूते और जैकेट्स तक बनाए जाते हैं। फ्रांस और इटली में सांप के बैग्स की कीमत 12.5 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर सांप के जूतों की बात की जाए तो इसकी कीमत 1,50,000 से शुरू होती है। इसमें भी अजगर की खाल से बने जूतों की भारी डिमांड होती है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में मरे हुए अजगर की खाल का व्यापार 8,322 करोड़ रुपए का। आपको सुनकर हैरानी होगी कि चीन और साउथ ईस्ट एशिया के लोग सांप से बनी डिशेस को खाना पसंद करते हैं। सांप यहां के लोगों के लिए एक लजीज पकवान है। हमारे यहां सांप हमको खाने की सोचता है, जानवर खाने की सोचता है, वहां वो लोग सांप को ही खा जाते हैं। सांप से ये लोग क्या डरेंगे? इनसे सांप डरता होगा कि देखो आया मार। सांपों को लेकर इन देशों में यह माना जाता है कि ये सांप से बनी चीजों को खाने या पीने से शरीर में एनर्जी बढ़ती है। इसके अलावा स्किन और बाल अच्छे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन, ताइवान, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में स्नेक वाइन यानी सांप की शराब भी पी जाती है। ये देखिए, ये सांप की शराब है। इसको लेके कहीं चले जाइए तो आदमी यहां से बोतल गिर जाए इंडिया में। अरे क्या ले आए हो जी? सांप मारना चाहते हैं? वो लोग पी रहे हैं। इसे बनाने के लिए जहरीले सांप को कुछ हर्ब्स और अल्कोहल के साथ कई महीने तक जार में डुबाकर रखा जाता है। इसके अलावा अकेले चीन में 6000 से ज्यादा ऐसे स्पेशल रेस्टोरेंट्स हैं जहां स्नेक बनाई जाती है। इन रेस्टोरेंट्स में समुद्री सांपों से लेकर कोबरा जैसे सांप परोसे जाते हैं। ये देखिए, कुछ देशों में सांपों को पालने का शौक है। इसका भी करोड़ों रुपए का मार्केट है। इसमें अजगर का रेट सबसे ज्यादा है। अगर आपको मैं बताऊं ये जो सांप हैं ये कितने महंगे हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। सांप का रेट कार्ड सुनिए। जैसे अगर आप सुनेंगे ग्रीन पाइथन, इसका रेट कितना होता है आपको पता है? ये 3,70,00,000 रुपए का होता है। 3,70,00,000 रुपए का एक ग्रीन पाइथन। एक है बॉल पाइथन, इतना का तो हम लोग नाम भी नहीं सुने होंगे। ये आता है एक सांप 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़। एक है वेस्टर्न हॉगनोज, इसकी कीमत कितनी होती है? इसकी कीमत होती है 9 लाख रुपए एक सांप की। 9 लाख रुपए का एक सांप। अरब देशों में इस तरह के सांपों की बहुत डिमांड है। वहां के अमीर शेख अपने घरों में ऐसे सांप पालते हैं जैसे आप और हम कुत्ते बिल्ली पालते हैं। कुल मिलाकर जिन जहरीले सांपों से आप डरते हैं वो करोड़ों रुपए की कमाई का जरिया है। लेकिन अब ये सब देखने के बाद आपको जानकारी के लिए बताया, अब आप भी सांप पकड़ने, मारने और पालने का प्रयास मत कीजिएगा। भारत में कई सांप जो हैं वो सुरक्षित कैटेगरी में आते हैं, सीधा जेल पहुंच जाइएगा। सांप डसे न डसे, कानून डस लेगा आपको। इसलिए सांप से जैसे आज डरते थे वैसे ही डर के रहिए। जैसे दूर से प्रणाम करते हैं
वैसे प्रणाम कीजिए, उसको बोलिए तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते। दुनिया में क्या चल रहा है वो बताने के लिए खबर बताइए, पालने ना लग जाइएगा।